22वां स्थापना दिवस है और वहीं बाबूजी का जन्म दिवस है। और इतने शानदार यहाँ से कार्यक्रम हो रहे हैं, आप लोगों में लग रहा है जोश कम हो गया क्या? थक गए? बच्चे लोग तो नहीं थके होंगे। चलिए एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। द इंडियन पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस और हमारे इस विद्यालय के संस्थापक, जिन्होंने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक आयाम को छूने का काम किया, शिखर को छूने का काम किया, वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी आपने राजनीति और समाज दोनों ही क्षेत्रों में पूर्ण समर्पण भाव से काम करने वाले विद्यालय के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र किशोर सिन्हा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आदरणीय रीता सिन्हा जी, श्रीमती रीता सिन्हा जी, श्री ऋतुराज सिन्हा जी जो अब पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह कुलदीप जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय खन्ना साहब, विद्यालय के समिति के सदस्य श्री हरदीप जी, निदेशक AK सिंह जी, संयुक्त सचिव रत्ना सिंह जी, अशोक प्रसाद जी, कार्यकारी प्रधानाचार्य श्री मणि सिंह जी तथा वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय अतुल जी, बीबी गतमोला जी, श्रीमती शकुंतला जुगरान जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी जी चक्रपाणी जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं कार्यक्रम में जिनके नाते, जिनके निमित्त आज ये यहाँ फाउंडर डे हम मना रहे हैं, आदरणीय बाबूजी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसके निमित्त हमारे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, मैं सबसे पहले तो पूरे विद्यालय परिवार को आज इस स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूँ कि आज 22 वर्षों का ये सफर लगातार, मुझे याद है सन 2000 में जहाँ ये स्कूल का शिलान्यास हुआ था, स्कूल प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर लगातार जहाँ एक बार बहुत कम छात्र संख्या से शुरू हुआ विद्यालय, आज हर दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ विद्यालय हैं, उत्तराखंड राज्य के अंदर चलने वाले सभी विद्यालयों से श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में ये IPS विद्यालय यहाँ पर काम कर रहा है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी आदरणीय बाबूजी बता रहे थे कि दून स्कूल में जिस प्रकार की भी पढ़ाई होती है, जितने प्रकार हैं, चाहे वो बच्चों का मानसिक हो, शारीरिक हो, खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, चाहे काउंसलिंग हो, वो सारा का सारी शिक्षा दीक्षा देने का काम यह विद्यालय भी करता है। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है, जहाँ यहाँ जो हमारे बच्चे, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से भी सीधे सीधे जुड़े रहते हैं, जहाँ वैदिक ज्ञान से लेकर भोजन मंत्र से लेकर, और विद्यालय के अंदर आइए तो जहाँ आप देखिए कहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगे हैं, कहीं भगत सिंह जी लगे हैं, कहीं जो है वीर सावरकर लगे। वास्तव में मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे लिए बहुत बड़ा, आने वाले नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी विरासत आपने यहाँ पर खड़ी करी है, जो आने वाली सब पीढ़ियों के काम आएगी।
क्योंकि जहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत प्रकार का व्यवसाय होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और इसका कोई भी जो है मूल्य नहीं है, ये बहुमूल्य है। और आप पिछले दिनों जब मुझे मिले थे, आपने मुझे कहा कि आपको विद्यालय में आना है और जब भी आप मुझे आदेश करते हैं तो मैं चाहे जितना भी कहीं पर कोई व्यस्तता हो, कोई कार्यक्रम हो, मैं कोशिश करता हूँ कि विद्यालय में ज़रूर पहुँचूँ। और एक साल के अंदर मैं तीसरी बार विद्यालय में आ गया हूँ और अभी आप जो है ये कार्यक्रम और आपने जो है प्रस्तावित किया है, जल्दी यहाँ पर हम लोग उस कार्यक्रम को भी देखेंगे। और आपकी जो है आज भी जो लगन है, जो एक प्रकार का लगाव है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को कुछ न कुछ देता जाऊँ शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। तो आपने पिछले दिनों मुझसे कहा कि मैं एक जो है स्किल का एक विश्वविद्यालय यहाँ बनाना चाहता हूँ जो रोजगार परक होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि सरकार की तरफ से जो भी उसमें जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी, सरकार का जो भी सहयोग चाहिए होगा वो सरकार उसमें देगी। आप आगे बढ़िए, हम सब लोग जो है आपके पीछे खड़े हैं। तो निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान जो है आपको शतायु बनाए, आपको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें। और इसी प्रकार से जो आपके अंदर, आप कह रहे थे 72 पूरे हो गए, 72 पूरे हो गए, 72 71 पूरे हो गए। लेकिन आपके अंदर जो आज भी जज्बा है, आज भी जो आपके अंदर ऊर्जा है, वो कहीं 27 साल वालों से भी कम लगता है। अभी हम लोग जो है इसी सप्ताह में लगातार एक सेवा पखवाड़ा भी मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में जहां हम लोगों ने रक्तदान के कार्यक्रम करे हैं, सेवा के कार्यक्रम करे हैं, कहीं नशा मुक्त अभियान चलाया है, कहीं बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य किए हैं, और वहीं हमने टीबी मुक्त भारत का कार्यक्रम भी इसी पखवाड़े के अंदर हमने चलाए हैं। बहुत सारे बच्चों के बीच में जाने का भी अवसर मिला है, जहां हमारे बच्चों ने उत्कृष्टता में अपनी पढ़ाई में प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। उन सभी बच्चों के बीच में जाकर मैं पिछले दिनों कई सारे कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर गया हूँ और मैंने सभी बच्चों से एक ही बात भी कहता हूँ कि अपने जीवन में सभी बच्चे संकल्प ले लें, और जब अपने जीवन में संकल्प ले लें उसमें कोई विकल्प ना आने दें। संकल्प में अगर विकल्प नहीं आया तो आप निश्चित मानिए कि वो संकल्प पूरा होगा। और संकल्प में आप विकल्प ले आए तो जैसे ही संकल्पों में विकल्प आ जाता है वैसे ही संकल्प टूट जाते हैं, रास्ते हमसे छूट जाते हैं, दिशाएं हमारी भटक जाती हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है और सपने हमसे दूर जाते हैं। और अगर संकल्पों में विकल्प ना आया तो संकल्प अवश्य सिद्ध होते हैं, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न हो। जो संकल्प लेते हैं वो सिद्धि तक पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। और दिया जलाने की हसरत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। वहीं स्वामी विवेकानंद जी को भी हम लोग याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, वो जितना चाहे, जो चाहे, जिस दिशा में करना चाहे उस दिशा में वो जा सकता है, वह काम कर सकता है।
लेकिन क्या है कि अपने आप को मनुष्य समझने की कोशिश करे। हर कोई व्यक्ति के अंदर एक से एक गुण छिपे हुए हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ इतना सुंदर है अंदर से, केवल उसको संकल्प लेने की ज़रूरत है और अपने आप को जानने की ज़रूरत है। कहते हैं ए मनुष्य मुझको तू जान, ए मनुष्य मुझको तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। मनुष्य के अंदर तमाम प्रकार की, हर किसी के अंदर कोई न कोई विशेषता छिपी होती है। उसको बाहर लाने की आवश्यकता है, उसको बाहर लाकर व्यवहार में बदलने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई भी मंजिल जो है कठिन नहीं होती है। और अभी हमने देखा पिछले दिनों ये आम चुनाव हुआ। मैं हालांकि चुनाव के बाद दोबारा भी विद्यालय में आया था, तब भी बाबूजी से मिला और यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम मंथन का हुआ था। उत्तराखंड राज्य ने नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तराखंड ने लागू कर दिया है और 2030 तक हमने संकल्प लिया है कि हम पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरह से लागू कर देंगे। पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान हैं उनका हम पूरी तरह से जो भी उसकी औपचारिकताएँ हैं, जिस प्रकार की भी जो डिमांड है, उस सारी डिमांड को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हमने नई सरकार के गठन होते ही, चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में अभी आदरणीय सिन्हा जी ने यहाँ से कहा, हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते हैं हम उस पर काम करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको प्रचंड बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने उस संकल्प को उतारने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी उसके लिए काम कर रही है, लगातार लोगों के सुझाव ले रही है, लगातार ड्राफ्ट बनाने का काम चल रहा है और कुछ ही 1 आध महीने के अंदर जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, अभी हम जन संवाद भी कर रहे हैं, कमेटी जनता के सुझाव भी ले रही है, विद्यालयों में भी जा रही है, विश्वविद्यालयों में जा रही है, हमारे ट्राइबल्स के लोग हैं, उन सभी के बीच जाकर उनके सुझाव लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि जहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड गंगा और यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। बहुत जल्द हम, जैसे ही हमारी कमेटी का काम पूरा हो जाएगा, ड्राफ्ट बन जाएगा, उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और हम यहाँ तो लागू करेंगे ही, हम देश के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे सभी राज्य अपने अपने यहाँ उसको लागू करें। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे संकल्प हमने लिए हैं। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल हम सब लोगों के साथ आज केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी को लेकर वर्चुअल बैठक हमारी थी और प्रधानमंत्री जी हमेशा 2 महीने में, 3 महीने में जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की समीक्षा करते हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कोई न कोई योजना, कोई न कोई काम, कोई न कोई मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है। अभी आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि केदारनाथ में जहाँ पर 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, हमने बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम प्रारंभ किया है और पिछले सालों की तुलना में इस साल 10 गुना ज़्यादा काम वहाँ पर हो गया है। और पहले चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम भी पूरा होने वाला है, तीसरे चरण का काम भी अब वहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। आने वाले समय में आपको भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी दिखेगी। आप जब भी जाएंगे वहाँ दिखेगा आपको कि बिल्कुल नया स्वरूप, जहाँ आस्था पथ बन रहा है, जहाँ पर 3 पुरोहितों के आवास बन रहे हैं अलग से, सरस्वती घाट बन रहा है, साथ ही साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि वहाँ पर स्थापित हो चुकी है।
आने वाले लोगों के लिए वहाँ पर तमाम प्रकार से ध्यान करने के लिए, लोगों के बैठने के लिए वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ हो रही है। उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, उस पर भी तेज़ी से काम प्रारंभ हो गया है और यह दोनों ही काम हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2023 के दिसंबर तक सारे कामों को पूरा कर लेंगे। आज पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ हमारे ये धार्मिक स्थल, हमारे देव स्थान बहुत तेज़ी से उनके उत्थान का कार्य चल रहा है, वहीं सड़क मार्गों का भी बहुत तेज़ी से जहाँ चौड़ीकरण हो रहा है। आने वाले समय में आप सब लोगों को यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, अभी ऋतुराज जी से मैं पूछ रहा था कि आप वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रेन पकड़ के आया रात में और फिर वापस भी जाना है क्योंकि इनको कहीं मीटिंगों में जाना है। आने वाले समय में आपको न ट्रेन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना हवाई सेवा की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट तो बंद ही होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट क्यों बंद होने वाली है? वो इसलिए बंद होने वाली है कि यहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है और ये रोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी। तो इसलिए दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट बंद हो जाएगी। इसलिए नहीं होगी कि हम बंद करवा रहे हैं, इसलिए हो जाएगी कि इतनी कम समय में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी आपको अगर यहाँ से फ़्लाइट से दिल्ली जाना हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा, यहाँ से तो 2.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा और 1 घंटा आपको अंदर बाहर जाने में लग जाएगा, 1 घंटा फ्लाइट में लग जाएगा, फिर 1 घंटा वहाँ लगेगा जहाँ आपको दिल्ली जाना होगा, तो 5 घंटा कम से कम लगेगा। और सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बंद हो जाएगी ना सेवा, होगी कि नहीं होगी? बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जहाँ एम्स हमारा काम कर रहा है, वहीं दूसरा एम्स भी हमको उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इतने सारे आज हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधार यहाँ पर बैठे हैं, उनके सामने ज़रूर कुछ बातें जो सरकार के माध्यम से हो रही है, सरकार जिनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन सभी को आप सबके सामने रखना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा विद्यालय शैक्षिक क्षेत्र में अपेक्षित जो मानदंड है उसको स्थापित करने का और उसको आगे बढ़ाने का काम जहां हमारे आदमी सिन्हा जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रहे हैं, विद्यालय का प्रत्येक सदस्य कर रहा है और इसके साथ साथ हमारे सारे क्रियाकलापों के साथ ही छात्र छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। परीक्षा में इस विद्यालय के छात्रों ने 12वीं कक्षा में जहाँ 99.9% एवं 10वीं में 99% अति उत्तम अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, विश्वविद्यालय के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ऐसे सभी मेरिटोरियस छात्रों को बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आज एक कार्यक्रम यहाँ पर क्रिकेट का भी हो रहा है, तो क्रिकेट के कार्यक्रम में भी हम सभी लोगों को अभी भाग लेना है। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप लोग जिस क्षेत्र में भी जाएँ, जिन क्षेत्रों का अभिभावक भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जिन क्षेत्रों में भी जाएँ, उन सभी क्षेत्रों के आप लोग नेता बनाएं। नेता ऐसे जैसे यहाँ पर मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये ऋतुराज जी बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, सिन्हा जी तो पहले ही रह चुके हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग 2-4 बच्चे बन जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जाओ, जैसे ये हमारी बहन यहाँ पर बिटिया बैठी है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में इसने चोटियों को छूने का काम किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता हैं। इसी प्रकार से हम जो है सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं, अभी नए ज़माने में ऋषभ पंत है, विराट कोहली है, इन सब लोगों को हम कह सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र के नेता हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम हम सब लोगों ने सुना है, हम कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी और बाद में धनराज पिल्लई और तमाम लोग, परगट सिंह से लेकर
जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, वो हॉकी के क्षेत्र के नेता हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमारे यहाँ से एवरेस्ट की चोटियों पर जाने का काम आज भी कर रही हैं। बछेंद्री पाल हम सब लोग जानते हैं, उस क्षेत्र की नेता है। ऐसे ही IT के क्षेत्र में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी का नाम हम ले सकते हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर त्रेहन से लेकर तमाम ऐसे लोग, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोफेसर कलाम का नाम हम वैज्ञानिकों के क्षेत्र में ले सकते हैं। यानी कि मैंने कुछ क्षेत्र लिए हैं, आप ही में से कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है, कोई कृषि का वैज्ञानिक बनने वाला है, कोई बड़ा पत्रकार बनने वाला है, कोई बड़ा व्यवसायी बनने वाला है। आप जिन क्षेत्रों में भी जाइए, उन क्षेत्रों के नेता बनिए। नेता का मतलब होता है सबको रास्ता दिखाने वाला, सबसे आगे चलने वाला और अपने काम को पूरे मनोरथ से करने वाला, परिश्रम से करने वाला और सबको एक दिशा देने का काम करने वाला। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों के नेता बनोगे और आज यहाँ अपने माता पिता का पत्रकार मित्रों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हर्ष कविता हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रमुख नेतागण हैं और यहाँ पर उपस्थित मीडिया से प्रेस बंधु, आज सरकार जो है 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद ही प्रदेश के अंदर नए चुनाव होंगे और ऐसे में जो 5 वर्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और चली, उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए हैं। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं थी, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर उन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है, जहाँ 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की GDP है, कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। और अगर हम देखें तो पिछले 2013 से 2017 के बीच में कृषि के ऊपर पूर्व की सरकार ने करीब 1,819 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया, क्योंकि इसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में जो पूर्व सरकार ने खर्च किया है। जबकि हमारी सरकार ने जो है कृषि को प्राथमिकता देते हुए हमने जहां 2,559 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के लिए जहां आवंटित भी किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है वो खर्च किया, जिसमें हम 40.65 की जो है प्रतिशत की जो है इसमें हम इसकी वृद्धि मानते हैं। और इसमें हमने बहुत सारा काम कृषि जो यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत
1,61,60,000 खर्च किया, जहाँ की 50% जो है तो उसमें अनुदान दिया गया। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के माध्यम से 10,199 किसानों को जो है वो इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया। कुसुम योजना के अंतर्गत सौर सिंचाई में जो है वो 1,544 सोलर पंप स्थापित करके 2,094 किसानों को जो है उसका लाभ पहुंचाया। और इसी तरह से अगर हम देखें तो कृषि में उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए 7,000 क्विंटल बीजों को जो है वो वितरित किया। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे तौर पर जो है 9.83 लाख किसानों को जो है वो 1,932 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो जारी की गई। ऐसे में बहुत सारी स्कीमें, जैसे हम नूतन पॉली हाउस, कृषि से संपन्नता योजना, इसके माध्यम से जो है वो हमने लेकिन जो हमारा मैंने कहा कि लीक से हटकर के जो हमने इसको काम किए वो है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक कृषि के अंदर एक बहुत बेहतर वातावरण है यहाँ का। और इसमें यहाँ पर हम ऑफ सीजनल वेजिटेबल को कि किसान की आय को हम जैसे परंपरागत किसान जो खेती करता है उसको कैसे इसको लाभप्रद बनाया जाए, और इसके लिए किसान जो है वो कैश क्रॉप की तरफ जो है वो आगे बढ़े और वो अपनी बहुउद्देशीय खेती की तरफ आगे बढ़े, कैसे इसको डाइवर्सिफाई कर सके। इसके लिए हम जायका फेज 1 लेकर के आए, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन वो 5 ही जिलों के अंदर था। लेकिन ईश्वर माननीय जयराम ठाकुर जी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए हैं 1,010 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसकी हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला से इसकी लॉन्चिंग की, जो प्रदेश के 12 जिलों के अंदर है। कि हम जो बाकी जिले हैं जहाँ खेत तक पानी पहुँचाना और फिर हम एग्रीकल्चर्स को कैसे आगे बढ़ाएं, हम कैसे उसको कैश क्रॉप की तरफ हम किसान को लेकर के जाएं, ये हम कुछ मॉडल्स जो है वो प्रदेश के अंदर जो निचले सभी जिलों के अंदर जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। और इसमें भी हमने जो साथ साथ में जायका के साथ साथ तो देखा कि पिछले दिनों हमने ISBT धर्मशाला पालमपुर उनके एक MOU साइन किए किसान की आय को और कैसे करें, क्योंकि हम छोटा किसान है। हमारी जो औसतन अगर ग्रोथ अगर हम देखते हैं ऐसे 3 बीघा 4 बीघा तक जो वो मैक्सिमम है। 0.50 बड़े किसान हैं और 16% तक जो है वो एक मीडियम जो हमारे मध्य वर्गीय किसान है, बाकी सारे छोटे किसान हैं, सीमित किसान। तो ऐसे में हम हींग और केसर का एक MOU जो था वो हमने साइन किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं हमें देखने को मिले। और आने वाले समय में हम इसका क्षेत्र जो है हींग और केसर का जो बढ़ा रहे हैं। और इस बार हमने जो बजट में 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट स्पीच थी उसमें भी हमने इस क्षेत्र को जो है और व्यापक करने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी जो लोअर बेल्ट है तो पंजाब के साथ सटा और हरियाणा के साथ जो हमारा सटा जो 5 जिले आते हैं और उन जिलों में कैसे किसान की आय को जो है वो बढ़ा सकते। ISBT ने हमें भी सुझाव दिया। पिछले दिनों हमने एक बैठक 2 दिन की वहां पर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर दालचीनी का बहुत बड़ा एक स्कोप है कि ऐसा पौधा इन्होंने विकसित किया है, क्योंकि जो दालचीनी है वो तोले के हिसाब से बिकती है और ये हमें जितनी हमारी देश के अंदर क्षमता है उससे ज़्यादा जो मात्रा हम 20% ही जो है वो प्रदेश के अंदर पैदा करते हैं, 80% हम विदेशों से आयात करते हैं। अगर प्रदेश के अंदर 10 लाख पौधे लगते हैं तो जहाँ सेब के मामले में बागवानी में हिमाचल प्रदेश का नाम है, अगर 10 लाख पौधे हिमाचल प्रदेश में जाता है तो 80% आवश्यकता को प्रदेश की पूरा करेगा। और हमने इसका जो है विधिवत जो है वो पौधारोपण भी किया और
अब उन्होंने से एक MOU सरकार साइन करने जा रही है कि 40,000 पौधे प्रतिवर्ष जो हमारी IHBT संस्थान कानपुर जो है वो हमें देगा, और हम युवा प्रोजेक्ट की तरफ के ऊपर जो है तो किसान को इस और जो प्रेरित जो वो करेंगे। और ऐसे में हमारा एक और बड़ा जो हमने नीतिगत फैसला लिया कि हम छोटे किसान हैं और हमारे यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है, खेती नहीं होती है, तो कृषि को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब तो जो है कृषि के लिए हम मौसम के ऊपर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे सिंचाई के जो साधन हैं वो मात्र 22 से 25% तक ही हमारे पास जो है सिंचाई के साधन हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, कि मिश्रित खेती की तरफ। कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कुछ पशुपालन का काम, जो कुछ कृषि करते थे, साथ में पशुपालन भी होता था, बकरी पालन भी होता था, साथ में पोल्ट्री का भी थोड़ा होता था, फिशरी का होता था। यानी कि जो एलाइड सेक्टर हैं हम उनको मिला करके अगर कृषि से उसको लाभ भी होता है, बाई चांस उसकी फसल जो है वो नहीं हो पाती है, तो किसान मरना नहीं चाहिए, कर्जे में डूबना नहीं चाहिए। ऐसे में उसको दूसरे विकल्पों से भी उसको कोई ना कोई जो है वो आएंगे। और ऐसे में हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रदेश के अंदर खड़े करने में जो है तो हमने जो है वो एक शुरुआत की। उसमें बैकयार्ड पोल्ट्री में भी हमने बहुत अच्छा जो है वो काम किया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुक्कुट विकास योजना के माध्यम से 21 करोड़ 31 लाख 83,000 रुपये जो हम अपने खर्च किए, जिसमें 45,980 ऐसे छोटे छोटे हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गांव के अंदर जो है वो खड़ी की। और इसी तरह से हमने बकरी पालन में भी, जो बकरी पालन में जो है वो 19,433 बकरियां जो हैं और 1785 मेंढे अनुदान में जो है वो किसानों को वितरित किए हैं। और ऐसे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारी और हम नई योजनाएं लेकर के आए। पहाड़ी गाय जो हिमाचल प्रदेश की एक पहचान थी, लेकिन एक समय आया कि हम दूध क्रांति के चक्कर में धीरे धीरे हमने पहाड़ी नस्ल को ही विलुप्त कर दिया। हम पहाड़ी नस्ल जो 3,000 से 5,000 फीट की हाइट के ऊपर जो चरती है, चरने के बाद जो दूध देती है, उसके दूध को जो है वो अमृत तुल्य माना गया है। लेकिन वो सारी क्रॉस ब्रीड हो, हमने एक प्रोजेक्ट बना करके NBAGR को करनाल को जो है वो भेजा, जो हमें उसकी स्वीकृति में मिली और उसका नाम हिमाचली पहाड़ी गाय यानी गौरी के नाम से जो है हमने उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो उसको एक नामकरण किया। और इस पहाड़ी गाय का एक सिरमौर में बागतन में 4 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से एक अलग से जो है वो प्रोजेक्ट वहाँ पर स्थापित होगा। और दूसरा जो हमने किया कि जो हमारा गोधन है वो उसमें से जो गणना थी, उस गणना के अनुसार जो ये पशुधन में से जो है वो 37,000 जो था वो सड़क के, हमने सड़क के ऊपर ना रहे, ये हमारी आस्था का भी एक विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ये 2 बड़े निर्णय लिए। उसमें से एक था कि 80 वर्ष की आयु में बुढ़ापा पेंशन 70 वर्ष का, तो दूसरा था कि हम गौ सेवा योग बनाएंगे। हमने 2019 में गौ सेवा योग भी बनाया। गौ सेवा योग बनाने के बाद हमने जो है वो धन की व्यवस्था की। हमने जो है वो धीरे धीरे जो छोटी गौशालाएं हैं हम उनको प्रमोट किया, और ऐसी बड़ी गौशालाएं जो हैं वो प्रदेश के अंदर जो है वो 13 से ज्यादा बड़ी गौशालाएं जो वो बनाई, जिनको हमने गौ सेंचुरी का। और जो मात्र हमारे यहाँ पर 120-122 जो गौशालाएं चलती थी, अब ये उनकी संख्या भी बढ़कर के जो है वो 200 से जो है वो ज्यादा पहुंच गई। और उसमें से 194 हमारे पास रजिस्टर्ड है। और हमने चाहे गौ सेंचुरीज बनाई, पहले 500 रुपये गौ ग्रास के रूप में देना शुरू किया,
अब वो बढ़कर के जो है वो गौ गराज के रूप में जो है वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जो है वो 700 रुपये तक जो है वो किया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। आज बहुत सारी गौशालाएं आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो बढ़ी हैं और जो गौवंश 37,000 से ज़्यादा जो सड़क पर था, आज वो गौवंश जो है वो 22,000 से ज़्यादा जो है वो हमने गौशाला तक जो है पहुँचाया। ये बहुत बड़ा मॉडल हमने कहा कि बीच से हट करके पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश ये खड़ा करने में जो है वो आगे बढ़ा है। और इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी जो लंपी डिजीज जो शुरू हुई हमारी जो आई, इसके कारण अभी हमने थोड़ा गौशालाओं को जो है वो इससे दूर रखा है कि बहुत सारी गौ सेंचुरीज हमारी बनकर के तैयार हुई है। जैसे हमारी खब्बल है, पुडन है, सोता में है, लबलू में है और इसी तरह से 5 और नई गौ सेंचुरीज इसमें बजट में जिसका प्रावधान किया गया था, आज वो भी शुरू हो रही है। आज उनके ऊपर भी काम चला है। अगले 3 महीने के अंदर वो भी जो है वो बन करके तैयार होगी और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो भी बन करके तैयार होगी तो इस वर्ष के अंत तक हम 80% से ज़्यादा गौवंश को जो है हम आश्रय देने में गौशाला में सफल होंगे। एक बहुत बड़ा निर्णय किया। और दूसरी बात हमने एक और कही थी, हमने कहा था कि हम इसका संरक्षण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी अच्छी नस्ल भी तैयार करें। और हमने नीतिगत फैसला लिया कि भारतीय मूल का जो गौवंश है उसके ही जीवन स्टॉक जो है वो उपलब्ध कराएंगे। हार्बर की चॉइस पर हम करें। किसान को पता होना चाहिए कि उसका जो गौधन है वो किस और हमने अच्छी नस्ल की तरफ लेकर के जाना है। और तीसरा जो एक और विषय था, बहुत सारा गौवंश जो सड़क पर है, अब हम देखते हैं कि अधिकांश बैल ही अब ज़्यादा सड़क पर है और उसमें बैल ज़्यादा होने से कारण एक लोगों के अंदर गौवंश के प्रति आस्था थोड़ी कम हुई कि उसको रखना कि अगर वो गाय रखते हैं, अगर बछड़ा दे दिया तो कहाँ छोड़ेंगे। अब बैल जो है वो जोतने के काम नहीं आ रहे, तो हमने कहा कि इनकी संख्या को सीमित किया जाए। तो जो सीमन स्टॉक जो हैं वो हम सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया और हमने 3 साल के अंदर जो है वो हम 5 साल के अंदर जो है तो हमने ऐसे 60,000 प्रति वर्ष हम ऐसे जो है उपलब्ध कराएंगे ताकि किसान को जो है वो बछड़ी ही प्राप्त हो, बछड़ा जो है वो ना कम प्राप्त हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा ये हमने नीतिगत फैसला जो है लिया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। वैसे ये सेंटर से हमें सब्सिडाइज रूप में मिला है, लेकिन इसमें से भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 50% और सब्सिडी दी। इसमें जो अब जो AI का जो रेट रहेगा वो मात्र 125 रुपये जो है वो रहेगा। ये सस्ता होने के कारण किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने गौवंश के लिए उसका प्रयोग करेगा। और इसके साथ साथ आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भैंस की नस्ल ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में हम भैंस का पालन करते हैं, किसान हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें एक दिक्कत है कि हमारी अच्छी नस्ल नहीं है। उसको अच्छी नस्ल यहाँ पर हम तैयार करें, इसके लिए हमने मुर्रा फार्म जिसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जो है वो हमें सेंटर से एड मिली है और वो भी जो है उसका काम 80% जो है वो पूरा हो गया। और ऐसे में अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब डेनमार्क गए और उन्होंने वहाँ पर एक जो MOU वहाँ पर साइन किया डेयरी के क्षेत्र में, जिसमें एक ट्रेनिंग सेंटर और एक बड़ा डेयरी फार्म जो टोटल ऑटोमेशन के साथ चलेगा, उस पर करीब 44 करोड़ रुपए जो हम खर्च होंगे और ये उत्तरी भारत का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को समर्पित हुआ है और उसको हम ऊना जिला के अंदर जो है उसको खोलने जा रहे हैं। अभी इसके ऊपर जो है वो जहाँ MOU भी हुआ है
अभी जल्दी जो है वो डेनमार्क की टीम जो है हिमाचल प्रदेश की। इस तरह हम कैसे किसान हम वैकल्पिक जो है वो दूसरे विकल्पों के ऊपर भी साथ साथ जाए, ये हमारी जो है सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर जो है वो प्रयास किए। ऐसे ही हमने मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत सारी ट्राउट इकाईज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो स्थापित की हैं, जिससे किसानों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ मिलने वाला है। और ऐसे में भी हम काम कर रहे हैं। जैसे पहले हमें वायरस में जो है तो कोरोना वायरस में हमें पूरे दुनिया के अंदर तबाही मचाई रखी, और वैसे ही एक पशुओं में भी एक वायरस आया है जो कि पशुधन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और पशुधन को बचाना, क्योंकि किसान की अगर कोई आर्थिकी का कोई साधन है तो वो पशुधन है, और ऐसे में उसको बचाना जो है वो हमारी प्राथमिकता है। अभी हिमाचल प्रदेश में इसके जो थे वो बहुत कम लक्षण जो थे वो देखे गए, लेकिन पड़ोस के राज्यों में ऐसा बहुत सारा इसमें के अंदर जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजस्थान में जो अभी तक की जानकारी आई है कि उसमें 70,000 से ज़्यादा पशुधन जो है उसकी मृत्यु हुई। पंजाब में तो जो आंकड़ा आ रहा है उसका जो मृत्यु दर है वो 10% से ऊपर है, और उसमें ये माना जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर जो है वो वहाँ पर डेथ्स जो है एनुअल्स की हुई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो पहला केस है हमने चाइली शिमला के अंदर जो है वो देखा, और उसमें भी तुरंत से विभाग ने इसके सैंपल्स लेकर के जो है वो प्रयोगशाला में भेजे। 29 जून को जो है वो इसकी पुष्टि हुई कि लंपी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर दस्तक दी है। और दूसरा केस जो है वो सिरमौर जिला के अंदर हमने 25 जून को जो है वो देखा, तो जो जैसे रिपोर्ट हुआ और उसको भी जब सैंपल्स भेजे गए तो उसका 7 जुलाई को जो है वो 2022 को जो है वो इसकी पुष्टि हुई। और इसी तरह से हमने विभाग के सभी अधिकारियों को जो लंपी चमड़ी का रोग है इसके एडवाइजरी जो है वो हमने जारी कर दी। लेकिन 10 अगस्त को हमने शिमला, सोलन, सिरमौर उसमें लंपी डिजीज फैलने की जो है तो हमने अधिसूचना जारी कर दी कि इसको हमने जो है वो एक ऑफिसर्स की मीटिंग लेकर के टास्क फोर्स बना करके और प्रतिदिन जो है वो इसकी रिपोर्ट लेने का जो है वो काम शुरू कर दिया। ऐसे हमारे डायरेक्टर्स और हमारे सेक्रेटरी महोदय ने जो वर्चुअली जो है वो 4-5 मीटिंगों के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो इस वायरस की जो है वो हमने जानकारी दी। जब हमें लगा कि 16 अगस्त 2022 को लंपी के रोग की पूरे प्रदेश के अंदर हमने इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी, और ऐसे में हमने 18 अगस्त को जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में जिलाधीश जो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सरकार ने जो है उनको अधिकृत किया गया। ऐसे में 27 अगस्त को जो है तो हमने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करके हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा जो विभाग है इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो है तो इसको एपिडेमिक घोषित करने के लिए जो है तो हमने भेजा। और ऐसे सभी प्रदेशों की तरफ से जो है इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करने के लिए सरकार ने जो है वो इसको अधिसूचित किया है और उनसे आग्रह किया। ऐसे में जब वहाँ की एक मीटिंग होगी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी, उसमें जो है उसका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो फैसला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक केंद्रीय दल जो है वो 12-13 सितंबर को जो है वो प्रदेश के अंदर है, और उसमें हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ऊना में, बिलासपुर में उस टीम ने जो है वो दौरा किया, और वहाँ पर जाकर के जो कदम हमारी सरकार ने उठाया, हमने कहा था कि बाहरी राज्यों से पशु का आना जाना जो है वो हमने तुरंत जो है वो बंद कर दिया। हमने तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियां थी उनको हमने रद्द कर दिया। हमने तबादलों के ऊपर तुरंत से रोक लगा दी, और हमने ये कहा कि जहां से कोई एक भी केस रिपोर्ट होता है हम उस वहाँ पर उसको कंटेनमेंट जोन जो है उसको बना दें, वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हमने जो है प्रदेश उस जगह के अंदर जो है पशु जो उसमें
बीमार पाया जाएगा उसकी तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी करेंगे। और साथ में हमने कहा कि ट्रीटमेंट का कोई खर्चा जो है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा। कोई भी हमारा ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ऐसे समय में जो है वो किसान से फीस नहीं लेगा। जहाँ जहाँ से भी हमें कुछ केस रिपोर्ट हुआ है हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। और इसके साथ साथ हमने जो नपी डिजीज के ऊपर जो विशेषज्ञों ने जो है वो ये जो हिमाचल प्रदेश के विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जो सराहना की है। मैं इसके लिए विभाग के अधिकारियों को और फार्मासिस्ट को, डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। अभी ये जो वायरस का जो प्रकोप है वो 3 जिलों के अंदर नहीं है। एक कुल्लू में नहीं है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो नहीं है, लेकिन बाकी जिलों में जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। और अभी जो कुछ मंडी में भी इसकी लगता था कि पीक पर ये चला जाएगा, लेकिन वो मंडी में भी जो है वो निरंतर जो है वो इसकी ओर से जो है इसकी जो है गिरावट जो है वो आती जा रही है। और इसमें भी अगर मैं आज तक की जो फिगर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उसमें करीबन 24,635 और उनमें से जो अभी तक जो प्रभावित हुए हैं वो 83,790 और जो ठीक हो चुके हैं 45,776 हैं। जो बीमारी के कारण मृत पशुओं की जो संख्या है वो मात्र हमारे यहाँ पर 4,567 है। वर्तमान में जो हमारे जो केसेस हैं वो 37,447 हैं। और अभी तक जो टीकाकरण किया गया और जो टीकाकरण हुआ है उसमें से 2,26,349 ऐसे जो है वो एनिमल्स में जो है वो टीकाकरण किया गया। संक्रमण जो है वो इसकी दर जो है वो 10 से 20% जो है वो रही है। और जो डेथ रेट रहा वो 8.50 जो है वो यहाँ पर रहा है। और विभाग ने जो इसमें प्रयास किए हैं उसमें से हम ये कह सकते हैं कि 650 से ज़्यादा हमने जो जागरूकता शिविर लगाई जिसमें 27,500 किसानों ने जो है तो उसमें जानकारी जो है वो प्राप्त की है। और जो सबसे अहम बात है कि विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे में मैं ये देख रहा था कि कुछ हमारे विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने जो है वो तरह तरह के प्रश्न जो है वो इसमें उठाए। मुझे याद आ रहा था कि जब कोरोना का समय था कि जब आप पॉजिटिव सुझाव देने की बजाय जो है वो नेगेटिविटी जो था वो समाज के अंदर फैलाते उसमें भी रहे थे। हम तो कहते हैं कि आपदा में सेवा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग तो आपदा में राजनीति और वोट की चिंता करते हैं। इनको तो आपदा में जो दिख रहा है कोई पॉजिटिविटी इसमें इनके सुझावों में नहीं है, नहीं इन्होंने कोई पॉजिटिव सुझाव दिए, लेकिन इसमें भी जो है वो पशुओं की बीमारी में भी जो है वो राजनीति करें। आप बताइए कि कहाँ हमारी कमी नहीं है। हम उस कमी को जो है वो दूर करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन ये आज तक जो है उनके कभी पॉजिटिव सुझाव नहीं आए। मैं इतनी ही बात कह करके जो है तो अपने विषय को जो है सर इसलिए लंबी रोग में अब तक ये फिगर जो है वो चेंज होती रहती है। मेरी प्रेस नोट जो है वो फिगर को पहले दिए थे लगभग कहा मैंने कहा रिकॉर्डर जो पंजाब की भी मैंने फिगर कही वो जो कह रहे हैं जो फिगर आ रही है वो 1 लाख से ऊपर की आ रही है, लेकिन अधिकारी की फिगर अलग है, तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जो हमने जो हमारा जो हमने डिजास्टर इसमें जो हमने नेशनल कैलेमिटी में हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो जो दूध देने वाली जो गाय होती है उसको 30,000 देती है, बछड़ा बछड़ी को अलग से होता है। तो ऐसे में जो हमने उसको
नेचुरल कैलामिटी ही घोषित किया है और उसमें हमने एक हिस्सा जो है उसका लिया। नहीं, अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है वो तहसीलदार पटवारी के पास जाती है, इसके पास जाती है और उसके बाद हम इसको देते हैं किसान को। सर जो मुआवजे वाला बात है, आपने कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव को ही जाएगा मामला। अभी तक एक भी पशुपालक को जिसके पशु की मौत हुई है मुआवजा नहीं मिला है। कब तक इस पे फैसला होगा? महामारी की केंद्र ने अभी डिक्लेयर नहीं की है, स्टेट ने अपनी तरफ से नोटिस। देखिए ऐसा है, स्टेट ने सभी स्टेट्स ने जो है स्टेट्स का अधिकार रहता है, इन्होंने घोषित किया है। अब ये विषय केंद्र के ऊपर है, लेकिन हमने इसको घोषित किया है तो